हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में। तो भाई ये सीरीज जो है कंप्लीट सीरीज है, अगर आपने इसको कर लिया तो स्कूल के जो एग्जाम है उसमें आने हैं आपके अच्छे नंबर। भाई इसमें हम लोग सारी जो एनसीईआरटी है और जो रिफ्रेशर है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हैं। और भाई इस सीरीज में आपको पता है कि हम लोग थ्योरी भी बेसिक करते हुए जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी करते हुए जा रहे हैं। तो आपके अगर स्कूल में एग्जाम है या कोई टेस्ट है तो भाई सीरीज आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं मान लो जेई की या नीट की, तो भाई उसके लिए भी ये फाउंडेशन है, आपको ये भी करना जरूरी है। तो इस सीरीज में हम लोग जो है कर रहे हैं इस समय लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे हैं, और उसमें जो है अब हम शुरू करने वाले हैं फ्रिक्शन। तो आज पहली वीडियो फ्रिक्शन की होने वाली है। फ्रिक्शन एक बड़ा टॉपिक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली वीडियो हम लोग आज करने वाले हैं फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट। तो भाई सब लोग शुरू हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हर सवाल को आपको ही करना है मेरे साथ। वीडियो को रोक रोक के अगर आप खुद करेंगे, स्पेशली जो न्यूमेरिकल आएंगे, तो भाई तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा, अदरवाइज जो है पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सब लोग भाई रेडी हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि हम शुरू कर पाए आज का क्वेश्चन। तो भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है कि सैंड इज थ्रोन ऑन द ट्रैक कवर्ड विद स्नो। जहां सर्दियों के टाइम पे बर्फ गिरती है वहां पर हम जो है मिट्टी डाल देते हैं, ऐसा क्यों होता है? सैंड हम क्यों डाल देते हैं वहां पे जब स्नो जहां पे होती है? तो आपको अभी तो क्लियर हो रहा होगा क्योंकि कोई जो है चैप्टर फ्रिक्शन चल रहा है, तो एक क्वेश्चन फ्रिक्शन का होगा। तो बताइए सर ऐसा रीजन क्या होता है इसका? तो इसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि स्नो, आपको पता है जो बर्फ होती है वहाँ पे जो है फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बर्फ के ऊपर फिसलने का डर होता है। आपने कई बार सुना होगा पहाड़ों में एक्सीडेंट भी होते हैं इस चक्कर में जब बर्फ पड़ती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि फ्रिक्शन वहाँ पे सफिशियंट रहे, गाड़ी फिसले ना, तो हम लोग सैंड डाल देते हैं ताकि जो है थोड़ा सा फ्रिक्शन वहाँ पे अवेलेबल हो। तो जितना फ्रिक्शन रोड पे होता है उतना तो नहीं हो पाता अवेलेबल, लेकिन थोड़ा बहुत अवेलेबल हो पाता है ताकि आपकी गाड़ी बिल्कुल फिसले ना, और आप अगर धीरे धीरे चलाएं तो आप आराम से अपनी जगह पर पहुंच जाएं। तो भाई इसलिए जो है वहां पे सैंड को फेंका जाता है। तो क्या करा जाता है? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, हम बोल सकते हैं कि हम लोग जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर को लिख सकते हो, है ना, बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द व्हील्स, देयरफॉर चांसेस ऑफ स्लिपिंग एंड स्किडिंग रिड्यूसेस। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होता। वाई द व्हील आर सर्कुलर, गाड़ी के पहिए गोल क्यों है? चौकोर पहिया क्यों नहीं बनाया हमने? रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया? स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? हो सर ये क्या बेवकूफ़ी है, रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? तो भाई क्यों नहीं बनाया, मतलब क्या रीजन क्या है? पेपर में अगर क्या लिखोगे, क्यों नहीं बनाया, गोल क्यों बनाया? अगर मान लो हमारे रेक्टेंगल टायर होते तो फिर क्या होता? आपको धक्का मार, अगर गाड़ी पे धक्का मारो, एक रेक्टेंगल टायर की गाड़ी है उस पर धक्का मारो, और एक गाड़ी में गोल टायर है उस पर धक्का मारो, किसको मूव करना इजी है? इस वाले को या इस वाले को? किसको मूव करना इजी है? इसको मूव करना इजी है। ठीक है, तो गोल टायर जो है आपको पता है हमारी सिविलाइजेशन का एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आविष्कार है। तो क्यों गोल टायर जो है इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इसको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिस्कवरी माना गया? तो भाई गोल टायर से क्या होता है, देखो आप इस केस में अगर धक्का मारोगे तो जो फ्रिक्शन काम करेगा वो किस तरह का फ्रिक्शन होगा? आपने फ्रिक्शन पढ़े होंगे दो तरह के, एक होता है स्लाइडिंग या स्किडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको पता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जब टायर रोल करेंगे तो इस पर जब फ्रिक्शन काम करेगा, रोलिंग करेगा, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और आपकी गाड़ी आराम से मूव कर जाएगी। तो ये रीजन होता है यहाँ पे कि हम लोग जो है गोल टायर यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा जो होना चाहिए वो बहुत जीरो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है काफी कम होता है फ्रिक्शन और जीरो भी नहीं होता, तो हम लोग ये टायर यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे कि रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो कि स्किडिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। Why it is easier to maintain the motion than to start? जब हम एक बार मोशन को स्टार्ट करते हैं तो बहुत फोर्स लगता है, लेकिन एक बार जब मोशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मोशन को जो है कंटिन्यू रखना थोड़ा इजी होता है, तो उसको चलाते रहना इजी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि जो फ्रिक्शन होता है शुरू में जब आप किसी बॉडी को पुश कर रहे होते हैं तो उस पर जब फ्रिक्शन लगता है, कौन सा फ्रिक्शन लगता है? होता है स्टैटिक, और जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है काम करता है।
लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब वो चलने लगता है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, फिर उसके बाद वो काम करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको पता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा, या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी चलने लगती है उस पर फ्रिक्शन जो काम करता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब बॉडी मोशन में होती है, काइनेटिक एनर्जी में होती है, तो बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो कम होता है, तो शुरू में जो फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग वो ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यानी बॉडी का मोशन स्टार्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको चलाना थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अगला क्वेश्चन, रबर टायर आर प्रेफर टू द स्टील टायर। हम लोग स्टील टायर क्यों नहीं यूज करते, रबर के टायर क्यों यूज करते हैं? स्टील मजबूत है आपका, तो वो क्यों नहीं यूज करते हम लोग, रबर के टायर क्यों यूज करते हैं? स्टील का टायर लगाओगे तो पंचर भी नहीं होगा, है ना? तो स्टील के टायर क्यों नहीं यूज करते हम लोग गाड़ियों में? तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि स्टील के टायर जो होते हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो क्या होगा, जब आप कार वगैरह में यूज करोगे तो ब्रेक वगैरह आराम से ही लगेंगे, है ना? जैसे ट्रेन में यूज करते हैं हम लोग स्टील के टायर, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो उसमें ब्रेक लगाते तो ट्रेन को कई मीटर या कई किलोमीटर तक ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब उसको 1 किलोमीटर पहले स्टेशन से ब्रेक लगाना पड़ जाता है। तो अगर ऐसा आप कार में करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि आपने ब्रेक, आपको लाल बत्ती दिखी और आपने ब्रेक लगाया और 1 किलोमीटर आपकी कार चली गई आगे, तो ठुक जाएगी वो तो कार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्रिक्शन चाहिए होता है रोड पे। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसी चीज लें जिसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो। तो रबर टायर जो होते हैं, रबर टायर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है एज कंपेयर टू द स्टील। तो रबर टायर हम लोग प्रेफर करते हैं। रबर टायर में आपने देखा होगा कि उसमें भी हम लोग थ्रेडिंग वगैरह करते हैं, मतलब उसमें ग्रिप बनाते हैं, कुछ और चीज़ें जो उसमें जो है हम लोग स्पेस बनाते हैं, कुछ निशान बना देते हैं ताकि ग्रिप आपकी बढ़िया बने, तो फ्रिक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाए, है ना? तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। तो रबर टायर जो होते हैं इसलिए जो है प्रीफर करे जाते हैं क्योंकि उनका फ्रिक्शन जो होता है स्टील के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के मुकाबले उनका जो है ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम रबर टायर को यूज़ करते हैं। तो उनका फ्रिक्शन जो है, बिकॉज फ्रिक्शन इज मोर देन स्टील। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड द रोड इज मोर देन द स्टील एंड द रोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? कहते हैं एडजस्ट कर लेता है, ये लड़का एडजस्ट कर लेता है। क्या होता है एडजस्ट करने का मतलब? फ्रिक्शन में क्या होता है एडजस्ट करने का मतलब? आपको एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो, सीट अगर आपको कम मिली तो आप एडजस्ट कर लेते हो, और चीज़ में एडजस्ट कर लेते हो। फ्रिक्शन में क्या चीज़ है ऐसी जो एडजस्ट कर लेता है? तो आपको पता होगा, अगर आपने फ्रिक्शन चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, ये ले ले, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और इस पर आप फोर्स लगा रहे हो। अब जो यहाँ फोर्स आपने लगाया, मान लो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर आपने इधर को फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को काम करेगा। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी, तो इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू तक होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 5 न्यूटन हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 5 न्यूटन। अब मान लो आपने फोर्स 1 न्यूटन लगाया, तो इस केस में फ्रिक्शन जो है 5 न्यूटन नहीं लगेगा, वो कितना लगेगा? वो लगेगा आपका 1 न्यूटन, है ना? 1 न्यूटन लगेगा। भाई अगर फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा फिर तो क्या होगा, बॉडी इधर को भाग जाएगी। आप फोर्स इधर को लगाओगे 1 न्यूटन, फ्रिक्शन 5 लगेगा, बॉडी तो उल्टा भाग जाएगी। आपने धक्का मारा, बॉडी इधर को भाग गई। ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्ट करता है अपनी वैल्यू को, तो 1 न्यूटन होता है। अगर आपने 2 लगाया तो फ्रिक्शन 2 हो जाता है, आपने 3 लगाया तो फ्रिक्शन 3 हो जाता है। तो फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है, और एज वेल एज वैल्यू के अलावा डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। अगर आपने फोर्स यहाँ से लगाया तो फ्रिक्शन यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन फिर जो है यहां से लगना शुरू हो जाएगा अपोजिट साइड से। तो फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी होगा, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दैट मीन्स इट चेंजेस द इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ठीक है, नेम द फैक्टर ऑन विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? हम बोले कि किस पे डिपेंड करेगा, मतलब 2 अगर में चीजें दी हुई हैं और आपको बोला जाए कि बताओ इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, तो आप क्या 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 चीजें जानना चाहोगे मुझसे? तो आप, मेरे को लगता है पहली बात तो आप ये जानना चाहोगे कि दोनों चीजें हैं क्या, है ना? मतलब ये रबर है या स्टील है, ये रोड है या वुड है, क्या है, किसके ऊपर कौन स्लाइड कर रहा है, ये जानना चाहोगे पहली बात तो आपको उसका मटेरियल पता होना चाहिए। यानी
दूसरा मान लो मैंने आपको बोल दिया ठीक है रबर है और ये रोड है, लेकिन एक रबर जो है वो उसमें बहुत निशान विशान बने हुए हैं और एक रबर बिल्कुल प्लेन चिकनी है, तो क्या दोनों फ्रिक्शन बराबर होगा? नहीं होगा। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो रबर है उसमें कितने जो है ग्रूव्स हैं या कितना वो खुरदुरा है या कैसा है। तो डिपेंड करेगा कि आपके जो सरफेस है उसकी कंडीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है आपका और मटेरियल की सरफेस कंडीशन क्या है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। फ्रिक्शन जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल, इसको आवश्यक बुराई क्यों बोलते हैं हिंदी में? तो आवश्यक बुराई का मतलब, आवश्यक बुराई का मतलब होता है कि ये जरूरी भी है और नुकसान भी है। जरूरी क्यों है? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे, आपकी ब्रेक नहीं लगेंगे, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। और नुकसान क्या है इसका? इसके कारण जो हमारे टायर घिसते हैं, कई जगह पे हमें मशीनों में वियर एंड टीयर होता है, तो नुकसान भी है। तो अगर पूछता है फ्रिक्शन वाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, तो उसका आंसर हो जाएगा कि आप बताओगे इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ न्यूमेरिकल पे आ गए हम लोग। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1.2 kgf इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 1.5 kg व्हिच रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द ब्लॉक। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास दे रखा है 1.5 kg। ठीक है, अब इस पे आपने फोर्स लगाया 1.2 kgf। kgf समझते हो आप लोग? यस या नो? kgf फोर्स समझते हो? एक kgf कितना न्यूटन होता है? नहीं आता। kgf का मतलब होता है कि 1 kgf होता है आपका 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 kgf मतलब 1 × 9.8, इतना न्यूटन के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं 1 kgf फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 1 किलोग्राम फोर्स पे इतना अर्थ फोर्स लगाएगी, 1 किलोग्राम के मास पे इतना फोर्स अर्थ लगाती है, उसको 1 kgf बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम पे इतना फोर्स लगाएगी अर्थ, तो हमारा जो फोर्स लग रहा है यानी वो जो है कितना है 1.2 kgf, यानी 1.2 × 9.8 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है दैट इज 1.2 × 9.8। तो फोर्स आपका जो है 1.2 × 9.8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा फिर, तो कितना आ जाएगा? 12 × 96 हासिल लगा 9, 12 निम में 108 और 9, 108 और 9 करूंगा तो 117 आएगा मेरे ख्याल से, और पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो 11.76 न्यूटन इतना फोर्स आप लगा रहे हो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन द ब्लॉक। आपको बताना है इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसमें देखो फोर्स जो लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर मैं देखूं ये सारे फोर्स देखूं मैं, अगर इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे, एक तो mg लग रहा है नीचे, एक आप लगा रहे हो ये 11.76 न्यूटन, इसके अलावा और क्या लग रहा है फोर्स? तीसरा फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन। अगर इधर को मूव करा रहे हो आप तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा, और एक और फोर्स होगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसको रिएक्शन बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो 4 फोर्स लग रहे होंगे, 1 2 3 4, आई थिंक ये चारों फोर्स होंगे। ठीक है, ये सरफेस लगा रहा होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग निकालें तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी, आपने पढ़ा होगा μn होती है, म्यू टाइम्स n, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n कितना होगा? n हमारा mg के बराबर होगा, दिख ही रहा है हमको, क्योंकि ब्लॉक आपका यहाँ पे रुका हुआ है, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा। तो ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो इधर को मूव कर रहा है ना, y डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, यानी y में फोर्स 0 है। तो y में फोर्स 0 तब हो सकता है जब ये दोनों फोर्स बराबर हो, यानी n = mg हो। तो n = हमारा mg के बराबर है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी μn mg। म्यू mg का मतलब हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी, म्यू कितना दिया 0.3 और m कितना दिया 1.5 × 10, तो ये आपका हो गया 10 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 3, और 3 की 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स हो सकता है। ठीक है, 4.5 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, और आप कितना लगा रहे हो 11.76। तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो काम करेगा वो 4.5 न्यूटन करेगा, आपने लगाया 11.6, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो होता है हमारा F = ma। यहाँ पे F कितना हो जाएगा हमारा? F हो जाएगा 11.76 माइनस 4.5 = m, मतलब आपका 1.5 × एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, राइट, ये हमें निकालना पड़ेगा। कुछ कट रहा है यहाँ पे? अच्छा, अभी तो कुछ नहीं कटता दिख रहा, चलो ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, फिर तो डिवाइड बाद में कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये है आपका 0, 5 0 है, तो 6 में से 0 गया तो 6, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 4 गया तो
7.26 डिवाइड बाय 1.5, ये हमारा एक्सेलरेशन आया। ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। तो कितनी वैल्यू आई है ये, इसको निकालना पड़ेगा हमें 15 और 72.6 या 150, और ये आपका हो जाएगा 150 नीचे और 726 ऊपर। तो आप अगर डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से ये पहले जाएगा 5 बार, नहीं 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 करेंगे तो 600 आ जाएगा और 126 बचेगा, फिर यहाँ पे 60 आएगा, फिर 150 को आपको करना है। 150 को अगर आप करोगे, 150 करोगे तो 150 छिक्के 900 होगा, 150 सत्ते 1050 और 150 अट्ठे करेंगे तो 8 और 8 चौके 8 पंजे 40 यानी 1200। तो 4.8 के अराउंड आएगा ये। 1200 करेंगे फिर 60 आएगा, 600 आएगा, मतलब तो 4.84 आ रहा है हमारा आंसर। 4.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माई आंसर। तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। तो 4.84 आ रहा है इनका, 4.9 आ रहा है ना, मे भी हो सकता है जी का वैल्यू 10 लिया हो या जो भी या राउंड ऑफ किया गया हो, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ये आ रहा है। तो आपको आइडिया हुआ होगा कि जो फ्रिक्शन होता है वो कैसे कैसे वर्क करता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये क्यों निकाला था मैक्सिमम वैल्यू, मैंने इसलिए निकाली थी कि अगर मान लो ये फोर्स आपका कम होता है इससे, अगर मान लो ये फोर्स होता है आपका सपोज 2 न्यूटन और ये फ्रिक्शन की वैल्यू है 4.5, तो आंसर क्या आता फिर आंसर क्या आता, फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 माइनस 4.5 ए इक्वल ये, फिर माइनस ए आता है, ऐसे करते हैं क्या आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पे कि फोर्स आपका 2 है, फ्रिक्शन 4.5 है, इनको माइनस करेंगे 2 में से 4.5 गया तो माइनस का वो बचा, ऐसे करोगे? नहीं, उस केस में क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है, हमने भी देखा है। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर देगा। अगर ये 2 लग रहा है तो 2 पे ही रुक जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ब्लॉक क्या होगा आपका, रुका रहेगा, यहाँ से भी 2 और ये भी 2, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और ब्लॉक आपका रुका रहेगा। तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो आपको ये जो है जानना जरूरी है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। देखो फ्रिक्शन कुछ भी एक्ट कर सकता है, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4.5 आई है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 4.5 तक फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको इसलिए बता दिया अभी से। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर एज कंपेयर टू पुश इट। तो जो रोलर होता है जिससे हम लॉन में यूज करते हैं, इसको जो है पुश करना इजी होता है एज कंपेयर टू, सॉरी पुल करना इजी होता है एज कंपेयर टू पुश करने के। मैं एक काम करता हूं, अगर हम लोग इसको ऐसा बना दें डायग्राम को कि मान लो ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स आपने ये लगाया और एक फोर्स आपने ये लगाया, ठीक है। आपको देखना है कौन से केस में ये आराम से मूव करेगा। ये फ्रिक्शन वाले फ्लोर पे रखा हुआ है, आपको देखना है कौन से केस में ये आराम से मूव करेगा। मान लीजिए इसका जो फोर्स है वो F है दोनों केस में, और आपने जो ये जो फोर्स है और ये जो एंगल है ये थीटा है दोनों केस में। ये एंगल कितना है, दोनों केस में थीटा है, ठीक है। अब देखो आपने जो फोर्स लगाया उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट बनेगा इधर को, एक कंपोनेंट बनेगा इधर को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये कितना होगा, आपको कई बार कर चुके हम लोग। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F, क्या होगा, कॉस या साइन, जल्दी बताओ, F कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, F साइन थीटा। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए इसके, ठीक है। उसके अलावा इस पे और क्या फोर्स लग रहे हैं, इस पे फोर्स जो लगेगा mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, और फ्रिक्शन फोर्स जब आप इधर को खींचोगे तो इधर को लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। इस पे ये फोर्स लग रहे हैं। इस वाले को देखिए अगर, तो इस वाले के जो कंपोनेंट बनेंगे F के, F इधर को क्या बन जाएगा, ये वाला F cos थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये भी इस बार भी F cos थीटा बना इधर को, और F sin थीटा जो बनेगा वो इधर को बनेगा। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे जो F sin थीटा बना वो इधर को ऊपर को बना, और यहाँ पे F sin थीटा नीचे को बना। इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी, देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी, ये mg है ये n है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इधर को है, ठीक है। अब देखो जो केस है हमारे दोनों, इन केसेस को देखो। इस केस में अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो देखो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। 3 फोर्स वर्टिकल है, 2 हॉरिजॉन्टल है, 2 x में है और 3 y में है। अब y में जो है हमारा नेट फोर्स 0 है क्योंकि y में तो मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम लिख सकते हैं कि n प्लस mg या n प्लस f साइन थीटा इक्वल टू mg। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, mg माइनस f साइन थीटा, mg माइनस f साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसको पेन चेंज कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे जो है मैं कह रहा था आपको कि n प्लस एफ साइन थीटा हमारा mg के बराबर आएगा, ये दोनों फोर्स का सम इसके बराबर आएगा। तो आपका n का वैल्यू क्या आया, mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, भी आगे जरूरत पड़ेगी। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे देखो, यहां पे n ऊपर है, f साइन थीटा नीचे, mg नीचे, तो यहां पे लिख सकते हैं हम n इक्वल टू f साइन थीटा, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स के, यानी कि इतना। तो यहां पे n इतना आया। अब मैं यहां पे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है म्यू, कितनी होती है, म्यू इंटू म्यू 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 एन। ठीक है, तो म्यू एन होती है, तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम, म्यू इंटू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी है। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितनी आएगी, म्यू एन की, यहां पे एफ मैक्स आ जाएगा आपका म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो कहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, कहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है ज्यादा आ रही है या ज्यादा हो सकती है। तो आप अगर क्लियरली देख रहे होगे तो भाई यहां पे जो है फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया आपका, ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे को काम किया तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी बढ़ गई, यहाँ पे कम हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। तो आप यानी किसी चीज को अगर आप पुश करके ले जाओगे, धक्का मार के ऐसे की तरफ को, भाई धक्का ऐसे तो मारते हैं हम लोग, ऐसे मार के अगर ले जाएंगे किसी चीज को धक्का मार के, और किसी को हम अगर खींच के ले जाएंगे, इस वाले केस में खींच के ले जाएंगे, तो ये वाला केस ईजी होगा, ये वाला केस क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग ये बोलते हैं, अगर मान लो पेपर में आपके क्वेश्चन 1-2 नंबर का आया, तो फिर 2-3 नंबर का आया, तो फिर आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, नहीं तो आप लिख दोगे केवल कि इन द केस ऑफ पुलिंग नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेज, हैंस फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज, हैंस इट इज इजियर। ठीक है, अगर सिंपल सा आधा नंबर 1 नंबर का है, ठीक है, तो इतना लिख सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया आपको कि भाई आगे जो क्वेश्चन आप करोगे तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कहानी, तो लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हेल्प टू वो। ठीक है, यहाँ पे जो अच्छा जो कंपोनेंट जो मूव करने में हेल्प कर रहा है वो क्या है, एफ कॉस थीटा। तो ये वाला तो फोर्स तो बराबर है, आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो बराबर है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई आपके सामने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। वैसे होता क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पता है आप लोगों को, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज सब पता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है, मान लो आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, आपने ऐसे लगाया फोर्स, अब जो आपने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा, इसका रिएक्शन क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स इधर को काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या फोर्सेस पे, एम जी नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। अब जो है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि सरफेस कौन कौन से फोर्स लगा रहा है, जो सरफेस है यहाँ पे वो कौन कौन से फोर्सेस ब्लॉक पे लगा रहा है, 4 फोर्स है यहाँ पे, एक तो आप लगा रहे हो एफ और 3 फोर्स हैं, इसमें सरफेस कौन कौन से फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन सरफेस लगा रहा है, एग्री। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सरफेस लगा रहा है। एम जी क्या सरफेस लगा रहा है, नहीं, एम जी सरफेस नहीं लगा रहा। ठीक है, एम जी तो अर्थ लगा रही है, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस तो नहीं लगा रहा ना एम जी। तो यहाँ पे जो है जो सरफेस फोर्स लगा रही है वो एन और एफ लगा रही है। ठीक है, ये है ओके। अब अगर मैं इस पे फोर्स लिखूं तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है सरफेस और एक फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन को यहाँ दिखा देता हूँ। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, इनका रिजल्टेंट ये आएगा, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ये आएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट आता है, जो सरफेस फोर्स लगाता है, उसका एंगल नॉर्मल के साथ जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहूं, आपको ऐसा पता होना चाहिए वैल्यू कि क्या रिलेशन होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर कॉस थीटा जो है भाई आर, इन दोनों का सम ये है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इन्हीं को डिवाइड करके ये दोनों बने हैं, भाई इसको डिवाइड करके ये और ये बना, या फिर इसको जोड़ करके ये बना, एक ही बात है। तो आर कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी आर कॉस थीटा जो इधर को उसको कंपोनेंट आएगा वो एन है, और जो इधर को कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, एफ के बराबर, तो ये आ गया एफ।
अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 और 2 को, तो डिवाइड करके क्या आएगा इसमें से, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये r से r कट गया और ये क्या आ गया cot थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया n, फ्रिक्शन कितना होता है मैक्सिमम म्यू n, n से n कट गया तो कितना आया 1 बाय म्यू, इसको इधर ले जाओ तो म्यू कितना आ गया tan थीटा आ गया। तो ये रिलेशन होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में और tan थीटा में, ये रिलेशन होता है कि म्यू इक्वल टू tan थीटा। जब आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे तो ऐसे करके निकाल सकते हो अगर डेरिवेशन आया, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि म्यू इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज जब आप निकालोगे, एंगल ऑफ रिपोज एक आता है, वो भी जो है सेम आता है, tan अल्फा लिखते हैं उसको, तो tan अल्फा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आप बार बार म्यू लिख रहे हो उसकी यूनिट क्या है, तो बड़ा आसान है भाई, फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख रहे हो आप, यू आर राइटिंग F इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप लोग, म्यू n। तो म्यू की यूनिट क्या होगी, F बाय n की जो यूनिट होगी। अब F क्या है, फोर्स है, तो इसकी यूनिट तो न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स है। और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी फोर्स है, इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो इसकी क्या होगी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये फोर्स डिवाइड बाय फोर्स है, तो ये एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा म्यू जो है हमारा डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, सब किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बॉडी वेइंग 20 kg just slide down a rough inclined plane that rises 5 meter in every 12 meter. What is the coefficient of friction? अरे बाबा 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 क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो देखो इसका मतलब क्या है, बॉडी वेइंग 20 kg just slide down a rough inclined plane that rises, इसका मतलब पहले क्या क्या मतलब है इनका अलग अलग। पहला लिखा है उसने कि एक प्लेन है that rises 5 meter in every 12 meter, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 5 मीटर इन एवरी 12 मीटर का मतलब होता है कि जब आप 12 मीटर चलोगे तो कितना ऊपर चले जाओगे आप, 5 मीटर ऊपर चले जाओगे। मतलब जब यहाँ पे 12 मीटर ऊपर चलोगे ऐसे, तो आप कितने हाइट पे पहुंचोगे, 5 मीटर की हाइट पे। यानी अगर आप कोई ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे तो आपका 12-5 का ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ बॉडी वेइंग 20 kg जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लाइड का मतलब क्या हुआ, जस्ट स्लाइड का मतलब कि पहले एंगल कम था तो ये रुकी हुई थी, जैसे आपने एंगल बढ़ाया इस एंगल पे आने के बाद ये स्लाइड करना शुरू कर गई, स्लाइड करना शुरू कर गई। मतलब इस पे इतना फोर्स लगने लगा कि जो फ्रिक्शन को, पहले क्यों नहीं स्लाइड कर रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था, अब क्यों स्लाइड कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स आप लगा रहे हो, तो इस पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा लगने लगा। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको फोर्स ब्रेक करना आना चाहिए, इस पे जो फोर्स लगेंगे सारे वो आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगेगा, उसको ऐसे दिखा सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स जो है क्योंकि नीचे को स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इधर को दिखा सकते हो आराम से, है ना। अब दूसरा जो फोर्स है वो mg है, mg आपका नीचे को अर्थ की तरफ को काम करेगा ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं कि mg को ना दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हमें जो मोशन देखना है वो अलोंग द प्लेन देखना है, तो हमें सारे फोर्स या तो अलोंग द प्लेन चाहिए होते हैं या परपेंडिकुलर द प्लेन चाहिए होते हैं, तो हम mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। अब देखो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये जो आता है यहाँ पे एंगल, ये भी थीटा आता है, ठीक है। कैसे आता है, क्योंकि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है, उन देखो ये दो लाइनें हैं और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, जो n वाला ये है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और जो ये वाला है इस पे ये परपेंडिकुलर है। तो जो दो लाइनों के बीच के एंगल होते हैं वही उनके परपेंडिकुलर के बीच के एंगल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। तो mg का कंपोनेंट यहाँ ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बताओ, एक कंपोनेंट में यहाँ ब्रेक कर सकता हूँ, एक यहाँ कर सकता हूँ, क्या आएगा, जहाँ इधर को थीटा है तो क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस या साइन, जल्दी, इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, mg कॉस थीटा, इधर को आएगा mg कॉस थीटा, और इधर को जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी mg साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स आया वो mg साइन थीटा आया। अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो होगा वो होगा म्यू n, और म्यू n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, n कितना दिख रहा है आपको, अगर मैं पहले n निकाल लूं तो मेरा n कितना आएगा, देखो यहाँ पे n और mg cos थीटा बराबर होंगे, तो ये हमारा जो है n इक्वल टू mg cos थीटा होगा, क्योंकि हमारा जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द प्लेन हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर द प्लेन, तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। अब जो है ये जो है जस्ट मूव कर रहा है, जस्ट मूव करने का मतलब कि इस टाइम पे पहले क्या रहा होगा, पहले आपका mg sin थीटा कम रहा होगा तो ये मूव नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ, mg sin थीटा बड़ा होते होते फ्रिक्शन के बराबर हो गया, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई, अब ये जो है मूव करना
शुरू कर देगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि mg sin थीटा विल बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन यानी कि म्यू एन, यानी कि म्यू mg cos थीटा। n की वैल्यू क्या है हमारी mg cos थीटा। ठीक है, आप पूरा लिखोगे कि व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग एट दैट केस फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू द या फिर आपका फोर्स इज अलोंग द प्लेन इज जस्ट एनफ टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारा ये बराबर हुआ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एम जी ये सब उड़ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से म्यू इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, जिसे एंगल पे स्लाइड करना शुरू करता है। तो हमें एंगल ऑफ रिपोज है यहाँ पे, तो हमें यही निकालना था यहाँ पे, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। ये हमारा 5 है, ये 12 है, तो ये ट्राइंगल ऐसा बना, ये 12 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर माइनस 25 करेंगे, 144 माइनस 25 कितना होगा, 144 में से 25 गए तो 34, 24, 19, 119 बचेगा मेरे ख्याल से, है ना। 119 और 25 करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 119 है रूट का, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, आपको टेन थीटा म्यू चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 5/√120, इसको सॉल्व करना चाहो तो 5 बाय कितना आएगा यार, ये 10 का होता है 100 और 11 का होता है 121, तो इसको 11 से थोड़ा कम मान लो, 11 का 121 होता है तो 11 से थोड़ा कम मान लो यार, 10.9 मान लो। इसको सॉल्व कर लो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये 109 है, पॉइंट लगाएंगे 500 आएगा, और ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो कितना आएगा 436, फिर ये आ जाएगा आपका 64, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 6 नहीं में 54, हाँ चला जाएगा लगभग, तो 4.46 के अराउंड हमारा आंसर आएगा। तो म्यू की जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है 0.46। अब देखो मैंने कितना गैस करके लगाया है ना, तो देखो आंसर हमारा जो है लगभग सही आएगा, क्योंकि ये मैंने इसको थोड़ा सा ही गैस किया है। तो 0.46 आ रहा है, यहाँ पे 0.5458, देखो कितना सही अप्रोक्सीमेशन लगा। तो ऐसा जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ प्लेन ऑफ 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.7, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। हमें बताना है कितना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। ब्लॉक का मास जो है 2 kg है, और ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है, ये प्लेन 30 डिग्री पे है इस बार, और इस बार जो है मास आपका 2 किलोग्राम है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.7। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, ये पूछ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा। देखो यार फोर्स जो होंगे ये mg cos थीटा होगा, मैंने पहले भी किया था आपको, ये cos होगा और ये mg sin इधर को होगा। तो ब्लॉक जो मूव करेगा वो mg sin की वजह से मूव करेगा, और इसे रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अब कई बच्चे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू एन होता है, तो म्यू इंटू एन करेंगे, एन हमारा mg cos थीटा आ जाएगा, म्यू का वैल्यू हमें पता है तो आंसर निकाल लेंगे। तो वो गलत है, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि म्यू एन जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, वो तब आती है जब फोर्स उतना हो, तभी जाके उतनी वैल्यू आती है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना कि 5 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तब 5 न्यूटन आएगी, अगर आप 1 न्यूटन का लगाओगे तो 1 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है यहाँ पे जो उसको मूव कराना चाह रहा है, क्या वो इतना है कि फ्रिक्शन के बराबर आ पाए। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, वो कितनी आएगी, म्यू एन, ये वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एन मतलब 0.7 इंटू mg cos थीटा, 0.7 इंटू mg cos, mg कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 मान लेता हूँ मैं g की वैल्यू, cos थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री मतलब √3/2 है, 2 से 2 काट लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.73, तो कितना आएगा ये 7 या 21 हासिल 2, 7 49 2 51 हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है 12.11 आ रहा है, 12.11 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स, ये मैक्सिमम है। अब देखते हैं फ्रिक्शन इतना चाहिए या उससे कम चाहिए, क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो फ्रिक्शन के सवाल इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको देखना पड़ता है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू ना चेंज करता रहता है। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा हो जाएगा हाफ, तो 10 न्यूटन आ रही है, यानी ये फोर्स 10 न्यूटन है। तो अगर ये 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर की तरफ को, फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो यहाँ पे 10 की जरूरत है तो फ्रिक्शन 10 ही लगेगा।
ठीक है। अगर आपका फोर्स बढ़ के ये 12.11 हो गया तो फ्रिक्शन 12.11 ही लगेगा। अगर आपका फोर्स बढ़ के बाई चांस 15 हो गया तब जो है फ्रिक्शन जो है 12.11 पे रुक जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो फोर्स अगर कम होता है फ्रिक्शन से तो फ्रिक्शन उतनी वैल्यू निकालता है जितनी उसकी चाहिए उसको, और अगर आपका उसका ज्यादा होता है तो फिर लिमिटिंग वैल्यू अपनी उसकी रखता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी आएगी 10 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन। तो वो 9.8 न्यूटन यहाँ पे लिखा है, वो जी का वैल्यू का फर्क होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल में मूव करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ बॉक्स ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। 4 किलो का एक बॉक्स है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रुका हुआ है। इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। उसका जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है वो बढ़ाया जा रहा है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, आप ये मान के चलो कि ये ऐसे रखा हुआ है और इसका जो ये एंगल है ये बढ़ाया जा रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इट इज फाउंड दैट व्हेन स्लोप इज 1/3, जब स्लोप हमारा 1/3 होता है, 1/3 मतलब वही होगा कि आप 3 मीटर चलोगे तो 1 मीटर ऊपर जाओगे, इसको बोलते हैं 1/3। तो ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, तो ब्लॉक जो है नीचे जाना शुरू कर देता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बॉक्स और प्लेन के बीच में। व्हाट फोर्स अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक टू मूव अप द प्लेन। कितना फोर्स हम इस पे लगाएं पैरेलल टू द प्लेन ताकि ये ऊपर को मूव करना शुरू कर दे, उसको कितना फोर्स हम लगाएं। ठीक है, तो पहले वाला करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, पहले हम लोगों ने निकाला है, सेम करना है यहाँ पे भी। आपको पता है यहाँ पे भी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब आप निकालोगे वैसे tan थीटा क्या आएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा। सारा कैलकुलेशन वही हम पिछले क्वेश्चन में किया था, mg cos थीटा है ना, म्यू mg cos थीटा लगाओगे आप फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और उसको फिर इक्वेट करोगे mg sin थीटा से, तो mg कट जाएगा, उससे आप कर सकते हो। तो आपका ये आएगा फाइनली। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखा है 1/3। 1/3 मतलब जब आप 3 मूव करते हो तो आप 1 ऊपर पहुंचते हो, यानी आपको ये पता है और ये पता है, लेकिन आपको निकालना क्या है tan थीटा, मतलब आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये तो आपको नहीं पता, ये कैसे निकालोगे, तो इसको हम निकालेंगे 9 - 1 यानी √8। तो ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√8 या 2√2, ये हमारी वैल्यू आएगी tan थीटा की। तो ये tan थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 1/2√2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हमारा आ गया 1/2√2। और अगर आप ढंग से लिखना चाहो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूजुअली पॉइंट पे लिखा रहता है, तो ऐसे लिखेंगे हम कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 डिवाइड बाय 4। √2 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, √2 मतलब 1.414 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 4 × 12, फिर बचेगा आपका 21, 4 × 5 20, और फिर आपका बचेगा पहले आपका 4 × 12 आया, 21 बचा, 4 × 5 20, फिर 14 बचा, 4 × 12, तो लगभग 0.35 आप लिख सकते हो कि 0.535 हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो हमें म्यू पता चल गया। अब क्या निकालना है, अब बोला कितना फोर्स में लगाऊं ताकि ब्लॉक मेरा ऊपर को मूव करे। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक को ऊपर को मूव करवाना है, ऊपर को मूव। जब ये नीचे को मूव कर रहा था, इसमें देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। जब ये नीचे को मूव कर रहा था तब क्या फोर्स लग रहे थे और अब क्या लगेंगे, दोनों को कंपेयर करो। जब ये इसका देखो mg है, mg तो हमेशा नीचे लगेगा, चाहे ऊपर मूव करे नीचे मूव करे, और mg के जो कंपोनेंट होंगे वो mg sin थीटा इधर को बनेगा और mg cos थीटा इधर को बनेगा। सॉरी, mg sin इधर को बनता है और mg cos इधर को बनता है, ये आपको पता होगा, पिछले क्वेश्चन में किया हमने। अगर ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसे होगी, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी और ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये फोर्स हमारे, एक फोर्स तो ये हो गया, 2 फोर्स ये हो गया, 3 फोर्स ये हो गया, चौथा फोर्स है फ्रिक्शन। अब देखो तीनों फोर्स चाहे ऊपर मूव करे नीचे मूव करे, mg ऐसी बनेगा, इसका कंपोनेंट ऐसे ब्रेक होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसी बनेगी, ये भी ऐसी रहेगा, है ना। अब जो फ्रिक्शन है वो जो है लेकिन धोखेबाज है, फ्रिक्शन धोखेबाज है। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। जब आप इसे नीचे स्लाइड कर रहे थे फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा था, किधर को लग रहा था, ऊपर को। लेकिन अब क्या होगा, आप जब फोर्स लगाओगे इस पे, कोई मान लो आपने फोर्स लगाया और आप चाहते हैं ये ऊपर जाए, तो आपने एक फोर्स लगाया यहाँ पे, मान लो F लगाया, तो जब आपने F लगाया तो ब्लॉक ऊपर को मूव करेगा, और जब ब्लॉक ऊपर को मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, नहीं, फ्रिक्शन मूव नहीं करने देगा। फ्रिक्शन चाहता है कि कोई भी दो वस्तुएं जो है आपस में रिलेटिव मोशन ना करें, उनमें मोशन ना हो, तो फ्रिक्शन जो है उसको रोकता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन उल्टा फोर्स लगाना शुरू कर देगा इधर को। जब वो नीचे स्लाइड कर रहा था फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा था, लेकिन अब वो ऊपर को स्लाइड कर रहा था फ्रिक्शन नीचे को लगने लग गया। और ये किस तरह का फ्रिक्शन होगा, क्या इसकी वैल्यू आपको निकाल सकते हो, क्या इसकी वैल्यू μn होगी। आपको पता है फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से μn तक कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू 0 से μn तक कुछ भी हो सकती है या μn होगी, बताओ फटाफट से बताओ।
ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात चल रही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होता है? अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है। अगर रुका हुआ होता है, उस पर अगर फोर्स लग रहा है लेकिन रुका हुआ है, तब वैल्यू आपकी 0 से म्यू एन तक कुछ भी हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन जब भी होता है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम बोले, वो फिक्स होता है कि उसकी वैल्यू म्यू एन ही आएगी। अगर ब्लॉक ने एक बार चलना शुरू कर दिया तो आपका क्वेश्चन फिर ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रुका हुआ है तो क्वेश्चन भाई फिर ढंग से सावधान होके। तो यहां पे ये कंडीशन है। अब हमें कितना फोर्स लगाएं ताकि क्या हो, जस्ट मेक टू मूव इट अप, मतलब वो थोड़ा जो है ऊपर स्पीड से चलना शुरू कर दे, मतलब उसमें कोई ज्यादा एक्सेलेरेशन ना हो, कुछ ना हो, बस वो ऊपर चलना शुरू कर दे। यानी ये फोर्स जस्ट एनफ है, मतलब ये नेट फोर्स तीनों जो है, देखो फोर्स कितने लग रहे हैं यहाँ पे, 3 लग रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, दो नीचे, सॉरी ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये ऊपर है। अगर मैं अलोंग द प्लेन देखूं तो ये फोर्स जो है इसको मूव करा सकते हैं ऊपर या नीचे, वो 3 फोर्स हैं, 1 2 3, ये 3 फोर्स से ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं। अलग कलर से कर देता हूँ। एक तो ये है भाई साहब एफ जो आप लगा रहे हो, एक mg sin थीटा जिसका कंपोनेंट आया है, और एक ये वाला फ्रिक्शन है। तो 3 फोर्स हैं जो इसे ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगर जस्ट मूव कर रहा है, मतलब तीनों फोर्स लगभग बराबर होंगे, जितना फोर्स ऊपर की तरफ होगा उतना नीचे होगा। जस्ट मूव कर रहा है, अगर बोलता है कि इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तब तो नेट फोर्स निकालते हैं, फिर उसको ma के बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 होगा, ठीक है। तो लगभग हमारा फोर्स जो होंगे सारे बराबर होंगे। तो फॉर जस्ट मूवमेंट क्या होगा, ये वाला फोर्स जो ऊपर वाला है इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। तो फॉर जस्ट मूवमेंट क्या होगा, फॉर जस्ट मूविंग द ब्लॉक अपवर्ड, फॉर मूविंग ब्लॉक अपवर्ड, ठीक है, विद स्मॉल स्पीड, क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे को लग रहा है इस बार, और प्लस mg sin थीटा नीचे को लग रहा था, इक्वल टू क्या होगा, जो फोर्स ऊपर को लग रहा है, यानी कि F जो आपने लगाया, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। आपने जो F लगाया, ये जो है ऊपर को है, mg sin थीटा नीचे को है, फ्रिक्शन नीचे को है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है। आपको पता है लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू mg cos थीटा, तो ये वैल्यू आई इसकी, और ये mg sin थीटा तो है ही। तो जो फोर्स आपने लगाया वो इसके बराबर होना चाहिए इन दोनों के सम के, तभी आपका ऊपर मूव करेगा, वो तभी क्या होगा, ऊपर मूव करेगा। अब यह वैल्यू हमें चाहिए, तो म्यू की वैल्यू, mg cos थीटा, सब की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो भाई क्या क्या वैल्यू थी इनकी, म्यू की वैल्यू तो थी ये वाली √2/4 ही लिख देते हैं, √2/4 थी, या 1/2 तो म्यू है, mg कॉमन ले लेते हैं, 2√2, ठीक है। mg तो बाहर आ जाएगा, यहाँ भी mg है, यहाँ भी mg है, इंटू कॉस थीटा, mg आ जाएगा बाहर। mg कितना है, m हमारा 2 है शायद, m हमारा है 4, m 4 है और g हमारा 9.8 है, m 4 है और g हमारा 9.8 है। तो mg को मैंने बाहर ले लिया, तो ये वाला mg और ये वाला mg बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, म्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा देखेंगे इस ट्राइंगल से, तो कॉस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी √8/3, तो ये हो गया √8/3 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, साइन हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा √3 है बाय √8/3 है ना, √8/3 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3। ये हमारा f का वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक और कहानी है ना, आप ये अभी नहीं हुआ, अभी पिंड नहीं छूटा हमारा, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 2√2 तो 8 ही था, √8 इसको हमने लिखा था, इसको ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये आपका 1/3 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √8/3, तो 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, 1 + 2√2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 × 9.8, इसे सॉल्व करना है अब। तो ईजी, अब तो काफ़ी ईजी कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2√2 का वैल्यू पुट करो, 2√2 1 + 2√2 है, तो 1 + 2 × 1.414 मान लो, अपॉन में 3 है, इंटू 4 है, इंटू 9.8 है, ये आपका f का वैल्यू आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 8 और ये 2, यानी 3.82 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो अपॉन में 3 है, इंटू 4 × 9.8, ये हमारा f का वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 एकम 3, इसको यहाँ से काट लेते हैं, 3 एकम 3 पॉइंट 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, लगभग 1.27 आ जाएगा ये, इंटू 4 × 9.8। अब भाई ये कैलकुलेशन तो लंबी है, 9.8 × 4, 9.8 × 4 करेंगे कितना आएगा, 8 × 4 = 32,
3 9 चौके 36 और 3 39, तो 39.2 इंटू 1.27 ये मल्टीप्लाई करना है। इसको रफली जो है 1.3 मान लो, 13 मान लो, इसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 निम्मे, अब 13 निम्मे कितना होता है 117, 117 और 2 119, 9 हासिल 11, 13 3 39 और 11 39 और 1 40 और 10 50, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, ये लगभग जो वैल्यू आएगी ये 50 पॉइंट, अच्छा हमने ये 1.3 माना है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा 50.96, तो 50.96 न्यूटन इज द वैल्यू। ये हमारा आंसर आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अप्रोक्सीमेशन की हमने, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। जो कैलकुलेशन करोगे ना, अगर वैसे वैसे करते रहोगे ना तो भाई लल्लू की तरह कैलकुलेशन करोगे, लल्लू ही बने रहोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इनकी कितनी आ रही है 26.13, हमने कुछ गलती कर दी क्या? ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं सारी। अपॉन में 3 कर दिया हमने, अपॉन में 3 कर दिया था, ठीक है। 9 चौके 36 और 1 37, कुछ गड़बड़ी है कहीं पे। हमारा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। mg हमने बाहर किया, m की वैल्यू सही लिखी हमने, m की वैल्यू 4 kg है, ठीक है। और म्यू हमारा 1/2√2 है, तो 1/2√2 यहाँ पे आया। फिर हमने कॉस थीटा की वैल्यू रखी, कॉस थीटा हमारा था √8, एक मिनट, ये √8 कैसे आया? कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस बाय, हाँ √8/3, लेकिन साइन थीटा गलत लिखा हमने। साइन थीटा कितना होता है 1/3 आएगा वहाँ पे, 1/3 ये गलत कर दिया। ये वैल्यू हमारी 1/3 आनी चाहिए, राइट, ठीक है। 1/3 आएगी ये। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो अच्छा हो गया, हमारा √8 से √8 कट गया, 1/3 2/3 आ गया, और आसान हो गया। तो ये कितना हो गया अब? ये हमारा आसान हो गया, और ये कितना आ गया? ये आ गया ये, और ये आ गया 1/3 + 1/3 यानी 2/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 × 9.8 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 64, हासिल लगा 6, 8 में 72 और 6 78, 0.3 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 18 आएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3, 26.1 आ रहा है लगभग। इनका कितना आ रहा है? 26.1, ठीक है। तो हमारा आंसर अब सही है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमारा आंसर सही आ चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला कि हमने कैसे कैसे करना है। mg sin थीटा किधर को लेंगे, mg cos थीटा किधर को लेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू कब हम म्यू mg cos थीटा रखेंगे, कब हम चेक करेंगे कि वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डन, ओके। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन ऑफ मास 5000 क्विंटल अप द इंक्लाइंड प्लेन 1 in 50 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कितना दिया हुआ है स्लोप 1 in 50, मतलब जो है जब आप 50 मीटर चलोगे तब आप 1 मीटर ऊपर पहुंचोगे, तो स्लोप काफी कम है। ये देख सकते हो 50 मीटर चले तब 1 मीटर, तो ट्रेन में स्लोप कम ही चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेन आप बिल्कुल ऐसे नहीं चढ़ा सकते ना ऊपर, ट्रेन जो है हल्के हल्के ऊपर चढ़ती है, तो स्लोप काफी कम है इसमें, ठीक है। तो ट्रेन का मास कितना दिया हुआ है? ट्रेन का मास इज 5000 क्विंटल। आप समझते हो क्विंटल कितना होता है? 1 क्विंटल कितना होता है बताओ? आपको बताया गया होगा शुरू में जब आप लोगों ने चैप्टर शुरू किया होगा यूनिट मेजरमेंट। 1 क्विंटल हमारा होता है 100 किलो, तो इतना केजी हुआ, यानी कि 10 की पावर 1 2 3 4 5 5 × 10⁵ केजी, ये ट्रेन का मास है, ठीक है। अब इसे मूव करना है इस पे, और इसको एक्सेलरेशन भी देना है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई तेज भगाता हुआ जा रहा है, क्या बात है। ड्राइवर कह रहा है नई नई नौकरी लगी है मेरी, भगाता हुआ जाऊंगा गाड़ी। अरे भाई चढ़ाई ले तो पहले इसके ऊपर, वही बहुत बड़ी बात है, भगाता और ले जा रहा है साथ में। चलो उसकी मर्जी है, एक्सीडेंट मत करिए वस्तु। तो फ्रिक्शन जो है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ने दिया, फोर्स दिया है डायरेक्टली। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है यहाँ पे? 0.2 न्यूटन पर क्विंटल, यानी हर क्विंटल पे 0.2 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ हमारा? फ्रिक्शन फोर्स हमारा हुआ 0.2 इंटू मास ऑफ द ट्रेन। मास ऑफ द ट्रेन कितना है क्विंटल में? 5000 क्विंटल। भाई 1 क्विंटल पे 0.2 फोर्स काम कर रहा है, 0.2 न्यूटन, तो 5000 क्विंटल पे कितना करेगा? 5000 इंटू 0.2, तो मैंने आप क्विंटल में रखी है वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा? न्यूटन में आएगा ये, क्योंकि ये न्यूटन पर क्विंटल है, ये क्विंटल है, क्विंटल से क्विंटल कट जाएगा, न्यूटन बचेगा। तो कितना आंसर आएगा? ये 1 0 हट जाएगी तो 1000 आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है 1000 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो डायरेक्ट आ गया 1000 न्यूटन, ठीक है। किधर को काम करेगा? वो नीचे को काम करेगा, ऐसे ट्रेन ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा, ठीक है।
तो ये लिखा है कि ऐसा है और फ्रिक्शन फोर्स इतना है, तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये इतने एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करे। आपको कितना फोर्स ट्रेन पे लगाना पड़ेगा ताकि ये इतने उससे मूव करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और एक तो फोर्स फ्रिक्शन है, एक ये है, उसके अलावा और क्या फोर्स है, एक mg cos थीटा हो जाएगा, जो हम पढ़ते हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा, n, उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे, क्योंकि n और mg cos थीटा तो तब निकालते हैं फ्रिक्शन चाहिए होता है, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन एक और फोर्स होता है mg sin थीटा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी mg sin थीटा। तो अब यहां पे देखो बच्चों कितने फोर्स हैं, एक तो ये है जो फ्रिक्शन है, एक mg sin थीटा जो नीचे की तरफ है, और एक f है जो आप लगा रहे हो। तो f आप लगा रहे हो और ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ है, और कुल मिला के क्या हो रहा है, गाड़ी जो है ऊपर को जा रही है इतने एक्सेलरेशन से। यानी कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, आपका फोर्स ज्यादा है। तो हम लिखेंगे F इक्वल टू ma। इसका यूज जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, हमारा फोर्स मान लो F है, तो F माइनस mg sin थीटा और माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma। ये ma के बराबर आएगा, ठीक है। आपने फोर्स लगाया मान लो F, कैपिटल F दे दो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इसको फोर्स मान लेते हैं तो कैपिटल F हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल F माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। तो आपने जो फोर्स लगाया F लगाया, mg sin थीटा नीचे को ऐड कर रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे को ऐड कर रहा है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ma के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा F इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, F निकालना है। F हमारा आ जाएगा mg sin थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन प्लस ma। अब mg sin थीटा कितना हो जाएगा, m हमारा कितना है, m हमारा है 5 इंटू 10 टू पावर 5, तो 5 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10, g की वैल्यू 10 रख देते हैं। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 1/50, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/50 आ जाएगी यहाँ पे, प्लस f फ्रिक्शन फोर्स तो दिया ही हुआ है आपका 1000 न्यूटन है, तो 1000 ये हो गया, प्लस ma कितना हो जाएगा, m कितना है 5 इंटू 10 टू पावर 5 और a कितना है आपका 2। तो ये वैल्यू कितनी आई टोटल मिला के देखें तो ये आपकी आ गई वैल्यू। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 10 टू पावर 5 तो ये आया, 10 टू पावर 5 तो पहला वाला आया, ठीक है, 10 टू पावर 5 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमें पता ही है 1000 है, फ्रिक्शन की वैल्यू तो 1000 है, तो 1000 ये आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू, प्लस तीसरा क्या था, तीसरा ये था हमारा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू पावर 5 करेंगे तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा, 5 टू जा 10 और 10 टू पावर 5 यानी 10 टू पावर 6 प्लस 10 टू पावर 6। तो ये आया टोटल फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा। अब आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे पेपर में, तो आपको सोचना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं कि 10 टू पावर 5 कॉमन ले लेते हैं या 10 टू पावर 6 कॉमन ले लेते हैं। मान लो अगर मैं 10 टू पावर 6 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे को 10 टू पावर 6 से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/10 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 टू पावर 3 है ये, तो ये बचेगा आपका 10 की पावर अपॉन में कितना बचेगा, 10 टू पावर अपॉन में 10 टू पावर 3 बचेगा, है ना। मैं आपकी तरह करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं करूँगा तो डायरेक्ट कर दूंगा इसे, लेकिन मैं आपकी तरह आप कैसे सोचोगे वो देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम 10 टू पावर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू पावर 6 बनेगा, नीचे 10 आएगा, 10 टू पावर 6 बाहर आया तो 1 आया, 10 बचा नीचे। यहाँ पे 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 10 टू पावर 6 हुआ, नीचे 10 टू पावर 3 हुआ, 10 टू पावर 6 बाहर आया तो 1 बचा, नीचे 10 टू पावर 3 बचा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 है और ये 1 है, इंटू 10 टू पावर 6 है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 और फिर 0 फिर 1, 0.1 फिर 0 फिर 1 इंटू 10 टू पावर 6। तो ये हमारा फोर्स आया, इतना न्यूटन। तो इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि हमारी गाड़ी क्या हो, ऊपर की तरफ को मूव करे, ऊपर की तरफ को मूव करे, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, 1.01 10 टू पावर 6 न्यूटन। तो आई होप भाई आपको फ्रिक्शन के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हुए होंगे। अगली क्लास में हम लोग जो है इससे आगे के थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे फ्रिक्शन में जो आपके दिए हुए हैं, वो हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और भाई आप लोग भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, दोबारा वीडियो को देखें, अगर आपके क्वेश्चन नहीं हुए दोबारा से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको दोबारा से करेंगे, जितनी बार करोगे उतना आपको बेटर आउटपुट आएगा। और भाई अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो जरूर देखें, हमें जो है आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएंगी या फिर जो है प्ले लिस्ट में जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। और भाई ये भी लिखिए, मैं कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई और आपने कितनी वीडियो और हमारी देख ली हैं।
चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।